जीवन है और बिना कर्म जीवन के मायने नहीं है। और हर कर्म का आधार है परिश्रम यानी मेहनत। दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने अगर सफलता हासिल की है तो उसके पीछे परिश्रम की अपनी कहानी रही है। परिश्रम वो एकमात्र हथियार है जो हर चीज के पार जाता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जो लोग मेहनत करते हैं वो एक ना एक दिन सफलता को पा ही जाते हैं। सफलता पाने के लिए आपको खुद को मेहनत की आग में तपाना पड़ेगा। बिल्कुल, परिश्रम की आग में तपकर ही व्यक्ति सोने की तरह चमकदार हो ही जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, यानी किसी भी कार्य की सिद्धि इच्छा करने से नहीं बल्कि परिश्रम करने से होती है। इसलिए अपने परिश्रम के मोतियों से आइए बेहतर बनाते हैं अपना कल। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में जूट उद्योग, कपास उद्योग और इथेनॉल से जुड़े फैसले लिए गए। जूट उद्योग को बढ़ावा देने और जूट श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2021-22 के लिए भी सरकार ने जूट से पैकेजिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। 100% खाद्यान्न की पैकेजिंग जूट के बैग में करने और 20% चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट के बैग का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जूट उद्योग में लगे 3.5 लाख से अधिक कामगारों और इकाइयों को फायदा होगा। सरकार ने कोविड संकट के चलते रोकी गई सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी-लेट्स को भी फिर से बहाल करने का फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की बाकी अवधि के लिए सांसदों को 2 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा। ये एक ही किश्त में दिया जाएगा। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 के लिए 2 किश्तों में प्रति सांसद 5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने को मंजूरी दे दी है। 15 नवंबर को क्रांतिकारी बिरसा मुंडे की जयंती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपालों के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा लेंगे। राज्यपालों उपराज्यपालों का ये सम्मेलन एक परंपरा है जो 1949 से चली आ रही है। पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राज्यपालों और उपराज्यपालों का ये चौथा सम्मेलन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के कमांडर्स के सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली के वायुसेना भवन में किया। उन्होंने वायुसेना कमांडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य की चुनौतियों में वायुसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा हैंडलिंग और मशीन लर्निंग के जरिए दी जाने वाली क्षमताओं और अवसरों का उपयोग करने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने वायुसेना उच्च स्तर की तैयारियों को बनाए रखने, अल्प सूचना पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता, परिचालन और शांति के समय के कार्यों को करने में व्यावसायिकता के उच्च मानकों को प्रदर्शित करने की उन्होंने सराहना की। आज छठ पूजा का आखिरी दिन है। लोक आस्था का महापर्व छठ उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न हो गया। इसी के साथ छठ व्रतियों के 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने बधाई दी है। कल लाखों श्रद्धालुओं ने छठ पर्व के तहत आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था। और अब रुख करते हैं राज्य से जुड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए रणनीतियों पर विचार मंथन सत्र की दिल्ली में अध्यक्षता की।
कोविड-19 के कारण इस अभियान में आई दिक्कतों को दूर करने और आगे बढ़ने के लिए नवीन समाधानों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में ब्रज रज उत्सव और हुनर हाट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ ब्रज के सभी पवित्र तीर्थ स्थलों से जुड़ रहे हैं। ब्रज क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखना हम सबका दायित्व है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नई मेट्रो रेल सेवा मिलने जा रही है कानपुर को। कानपुर में मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश अपने 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश में तीसरी से 7वीं कक्षा तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे 15 नवंबर से बुलाए जाएंगे। ये फैसला सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू रहेगा। 8वीं से 12वीं की कक्षाएं 11 अक्टूबर से नियमित चल रही हैं। राजस्थान के भरतपुर की लोकसभा सांसद रंजीता कोली के घर पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने सांसद रंजीता कोली के घर के बाहर 3 राउंड फायर किए हैं। मौके से धमकी भरा एक खत भी मिला है। हमले की इस घटना के बाद सांसद रंजीता कोली की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के सरकारी अस्पताल में 4 शिशुओं की मौत पर कैबिनेट और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य सरकार ने घटना में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सरकार ने 3 शीर्ष चिकित्सा अधिकारियों को हटा भी दिया है। राजधानी दिल्ली की हवा अब गंभीर से बहुत खराब स्थिति में आ गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार 3 दिन से गंभीर श्रेणी में है। आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत असम राइफल द्वारा आयोजित मोटरसाइकिल रैली आइजोल पहुंची। यहां पहुंचने पर सेना के बैंड ने धुन बजाकर इस रैली का स्वागत किया। सफर के दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों से ये रैली गुजर रही है ताकि लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाव में शामिल किया जा सके। और देश की बड़ी खबरों और साथ ही राज्यों से आ रही तमाम खबरों पर नजर के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात की। रूस, ईरान सहित 5 मध्य एशियाई देशों के एनएसए अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए बैठक में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर आयोजित दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में सभी देशों ने एक स्वर से संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में राहत और पुनर्निर्माण काम शुरू करने की बात कही। अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति न सिर्फ वहां के नागरिकों के लिए परेशानी से भरी है, बल्कि उसे सभी पड़ोसी देशों की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की शुरुआत 2018 में ईरान में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में वार्ताकार एक ऐसे मसौदा फैसले पर विचार कर रहे हैं जो पहले से ही धरती पर महसूस किए जा रहे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चेतावनी और चिंता उजागर करते हैं। इसमें 2030 तक गर्मी बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन में आधे से भी अधिक की कटौती करने की दुनिया से अपेक्षा शामिल है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ब्रिटिश मेजबानों ने प्रस्ताव दिया है कि अगले 3 दिनों में बातचीत में शामिल राजनीतिक निर्णय के मसौदे में अगले साल तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी देश
अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाएंगे। ये प्रस्ताव जलवायु विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं की चिंताओं को भी रेखांकित करता है कि मौजूदा प्रतिबद्धताओं और तेजी से उत्सर्जन कटौती के बीच अभी एक बड़ा अंतर है। पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा उपलब्धता के लिहाज से शुरू किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अमेरिका भी हिस्सा बन गया है। अब अमेरिका के भी इस संगठन का हिस्सा बनने के बाद कुल सदस्य देशों की संख्या 101 हो गई है। ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज पर चर्चा के लिए आयोजित COP26 के दौरान बुधवार को अमेरिका ने इस संगठन में शामिल होने का ऐलान किया। इस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि जॉन कैरी और भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद थे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा अभियान और सौर गठबंधन को मजबूती मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के राजदूत जॉन कैरी ने गठबंधन का हिस्सा बनने पर खुशी जताई। इस अलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस होलांद ने 2015 में पेरिस में हुए क्लाइमेट समिट में की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया। जनरल प्रभुराम शर्मा 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत में हैं। उन्होंने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से भी मुलाकात की। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सेना प्रमुख मनोज नरवणे को नवंबर 2020 में नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया था। जापान में फुमियो किशिदा संसदीय चुनाव में अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ी जीत के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लगभग 1 महीने से कुछ समय पहले संसद ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल चुनाव कराने की घोषणा की। 465 सदस्यीय निचले सदन में किशिदा की पार्टी को 261 सीटों पर जीत हासिल हुई। जीत के साथ ही सत्ता पर किशिदा की पकड़ और भी मजबूत हो गई है। तमाम बड़ी खबरों और आज की गतिविधियों पर हमने विस्तार से नजर डाली है और अब बात करेंगे सेहत की। फिट रहो इंडिया की। यह हम सब जानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इसलिए आज बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। बिल्कुल, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है और इसके बारे में जितना लोग जाने, जितना जागरूक हो, उतनी जल्दी इस पर काबू भी पाया जा सकता है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, जैसे घर में ताला लगाने के बाद उसे बार बार चेक करना, कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया। कुछ लोग सफाई इस हद तक बार बार करने में जुट जाते हैं कि उन्हें ठंड और गर्मी में फर्क महसूस नहीं होता। बच्चों के कपड़ों को बार बार धोना, पैसे बार बार गिनना, इस तरह के कई उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि वो व्यक्ति ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित है। इस डिसऑर्डर होने पर क्या करें, क्या ना करें, आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा कोहली है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कंपल्सिव डिसऑर्डर्स की। तो मेरे पास एक परिवार आया, एक फादर, उनका बेटा, बेटी और मदर। वो सारा परिवार बहुत ही परेशान था अपनी बीवी को लेके, अपनी मदर को लेके, क्योंकि उनको एक बहुत ज़्यादा कंपल्शन होती थी कि वो बार बार सफाई करती रहती थी। उनके शोल्डर के ऊपर सारा टाइम एक डस्टर रहता था और वो जहाँ देखो जो साफ़ जगह भी है उसको बार बार साफ़ करना। किताबें अगर ठीक लगी हुई हैं घर में तो फिर किताबों को ठीक लगाना, आधी रात को उठ के फ्रिज साफ़ करने लग जाना, साफ़ फ्रिज को, और अपने कबर्ड में बार बार साड़ियों को बिल्कुल सही तरह से उसकी गड्डी बना के रखना। और उनको सारा टाइम लगता था कि कुछ ना कुछ गंदा है, कुछ ना कुछ गंदा है। और कई बार तो ये भी हो जाता था कि वो दरवाज़ा भी बार बार चेक करती थी, खोलना, बंद करना। अगर वो लॉकर जाती थी तो बहुत मुश्किल हो जाता था कि 10 बार वो लॉकर खोलती बंद करती थी बैंक के अंदर। तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि ये कंपल्सिव
है इन चीज़ को, अगर हम रोकेंगे तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं, वो एजिटेट हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, चीखने चिल्लाने लग जाती हैं कि मुझे चीज़ गंदी लग रही है। देखिए, जब मैंने अलग से बात करी पूजा से, उन्होंने कहा कि आप कभी मेरे घर आइए, घर वाकई बहुत गंदा रहता है, तो इसलिए एक तो मुझे उसका भी बहुत ज़्यादा है कि मैं घर को साफ़ रखूं। ये सब बोलने को कह रहे हैं, नहीं तो आप देखें कि आए दिन फ्रिज ख़राब कर देते हैं, मेरी साड़ियों में से चीज़ें निकाल लेते हैं। कोई बच्चे, मेरी बेटी है बड़ी, उसको कोई कपड़ा चाहिए होता है तो सारा मेरा कबर्ड बाहर कर देती है। कहती है शायद मुझे ना अब हैबिट बन गई है कि मेरे को लगता है कि चीज़ ख़राब हो चुकी होगी, मैं एक बार जाके उसे ठीक कर लूँ। तो ये एक इन्वायरमेंटल कंपल्शन हो गई। मगर कई लोग हैं कि वो जेनेटिकली उनको ये कंपल्शंस हो जाती हैं, वो बार बार जाके अपने कपड़े ठीक करेंगे शीशे में, बार बार जाके अपना मुंह धोएंगे, बार बार वो चेक करेंगे कि उनके ड्रॉर में सारी चीज़ें ठीक तरह पड़ी हैं कि नहीं, बार बार चेक करेंगे जब पर्स में उन्होंने सामान रखा था वो ठीक है कि नहीं। तो उसके अंदर आपको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, बायोकेमिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, और ये जेनेटिक मार्कर्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं मेंटल हेल्थ में, जैसे कि एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी होगी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी होगी, फ्रॉडियन थेरेपी होगी, गेस्टाल्ट थेरेपी हो गई, लोगो थेरेपी हो गई, कॉग्निटिव थ्योरी होगी। बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिससे हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। लोक कथाओं को चित्रों के माध्यम से समझाने वाली चित्रकार वंदना दुबे ने छठ के पर्व को चित्रों के माध्यम से बताया है। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 11 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 11 नवंबर वर्ष 1675 में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने। अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद वे 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक गुरु थे। वर्ष 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उसे गुरु रूप में सुशोभित किया। 11 नवंबर वर्ष 2008 में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिवस भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के दिन हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर वर्ष 1888 को हुआ। वे शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की, इसलिए उनका ध्यान मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर था। एक शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके योगदान के लिए वर्ष 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 नवंबर वर्ष 1888 में जीवत राम भगवान दास कृपलानी का जन्म हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, पर्यावरणवादी और राजनेता थे। जेबी कृपलानी ने वर्ष 1977 में जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। कृपलानी वर्ष 1920 से वर्ष 1927 तक महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के प्रधानाचार्य रहे। तभी से उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है। आचार्य कृपलानी ने माय टाइम्स नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने आत्मचरित्र के बारे में लिखा। आज के इतिहास में इसका जिक्र हमने कर दिया है। वैसे प्रीति, आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, लेकिन विस्तार से इसकी जानकारी हम फिर से दे देते हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद में
हम हर साल ये दिन मनाते हैं। मौलाना आज़ाद अपने समय के प्रमुख पत्रकार रहे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ गए। बिल्कुल, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा और राष्ट्र के बीच विकास के संबंध को समझा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री आजाद ने देश के शिक्षा स्तर को बेहतर करने के लिए काफी बड़ा योगदान दिया है। उनके कार्यकाल के दौरान ही 1951 में देश को पहला IIT मिला और साल 1953 में UGC की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य था। आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और हर नागरिक को साक्षर बनाने के मकसद से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फिलहाल साल 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने औपचारिक रूप से मौलाना आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए मौलाना आजाद को साल 1992 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने आजादी के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना की और देश में निशुल्क शिक्षा की दिशा में काम किया था। मौलाना आजाद स्कूलों को प्रयोगशालाएं मानते थे, जहां भावी नागरिकों का चारित्रिक और सामाजिक निर्माण होता है। ये महात्मा गांधी के विचारों के पक्षधर थे। स्वतंत्र भारत में इन्हें उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से साल 1952 में सांसद चुना गया। मौलाना आजाद का रुझान बचपन से ही शिक्षा के क्षेत्र से था। 13 साल की कम उम्र में ही जरूरी शिक्षा पूरी कर इन्होंने अपने से बड़ी कक्षा और उम्र के विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। मौलाना आजाद न सिर्फ स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, बल्कि इन्होंने 14 साल की आयु तक सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की भी वकालत की थी। इसके अलावा इन्होंने प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित किया था। और अब समय है आज आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कलाकार की प्रस्तुति के साथ। आंध्र प्रदेश की सुमित्रा गुहा कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं और वो वेस्टर्न कंट्रीज के कई म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्डिंग भी कर चुकी हैं और फ्यूजन कंसर्ट में अपनी प्रस्तुति से सबका दिल जीत चुकी हैं। तो चलते चलते आप लीजिए पद्मश्री से सम्मानित सुमित्रा गुहा की प्रस्तुति का आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, पार करो, उद्धार करो, हे दुख भंजन, तेरी महिमा अपार, तेरी लीला अनंत, हे शुभंकर, हे करुणाकर, दूर करो सबकी वेदना, दूर करो सबकी वेदना, संकट में है तेरे संतान, तुम ही माता पिता तुम ही हो, दूर करो सबकी वेदना, दूर करो सबकी वेदना, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, सुन लो प्रभु सबकी पुकार, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, दूर करो सबकी वेदना, दूर करो सबकी वेदना,
हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ।